हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्या हो अगर आपको पहले से पता हो सामने वाले की करतूतों के बारे में, आपको शक भी हो, लेकिन फिर भी सामने वाले को ये नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन जो भी करने वाले हैं वो बहुत ही घिनौना और अनएक्सपेक्टेड हो। और आज की कहानी इसी पर आधारित है। तंदूर मर्डर केस, जिसे ऑफिशियली स्टेट वर्सेस सुशील शर्मा के नाम से जाना जाता है। ये कहानी दिल्ली की है 1995। उस वक्त दिल्ली की राजनीति में एक यंग महत्वाकांक्षी नेता का नाम उभर के आ रहा था। उसका नाम था सुशील शर्मा। एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और उसके साथ थी उसकी पत्नी नैना साहनी, जो खुद भी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। दोनों ने शादी की थी आपस में, और ये बात लोगों को नहीं पता थी। इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। जैसा कि अक्सर होता आया है, शक और जेलसी एक रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर देते हैं। सुशील को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है, खासकर उसके एक पुराने दोस्त मतलूब करीम के साथ। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील अपने घर गोल मार्केट के एक फ्लैट में आता है और उसने देखा कि नैना फोन पर किसी से बात कर रही है। लेकिन जैसे ही नैना ने उसे देखा, उसने तुरंत फोन को काट दिया। इसके बाद सुशील को शक होता है और उसने रीडायल किया उसी नंबर पर। तो उसने पाया कि दूसरी तरफ उसका दोस्त मतलूब करीम था। बस यही वो मोमेंट था जब सुशील का गुस्सा, उसकी जेलसी एक भयानक रूप लेती है। कहते हैं उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नैना पर 3 गोलियां दाग दी। नैना की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, एक पल में एक पॉलिटिकल लीडर एक मर्डरर बन गया। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस क्राइम को छुपाना, नैना की लाश को ठिकाने लगाना। उसने नैना के शव को एक कंबल में लपेटकर अपनी कार की डिक्की में डाला और निकल पड़ा। उसका अगला कदम था अशोक यात्री निवास, जो कि अब इंद्रप्रस्थ होटल के नाम से जाना जाता है, और वो उसका खुद का रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बागिया बारबेक्यू। रेस्टोरेंट में उसने अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाया और नैना के शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक बेहद ही घिनौना काम करने की कोशिश की। दोनों ने शव को काट कर तंदूर में जलाना शुरू किया। और वहां पर एक और अहम मुद्दा है कि जैसे ही जब तंदूर से लपटें उठकर हवा में उड़नी शुरू हुई, तो ये धुआं एक असामान्य, बहुत ही अननेचुरल तरीके से धुआं उठ रहा था। इस तेज आग को किसी ने देख लिया था। पास के ही एक स्ट्रीट वेंडर ने देखा कि धुआं काफी अननेचुरल तरीके से उठ रहा है, तो उसे शक हुआ। उसने पुलिस को खबर कर दी, और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने तंदूर में एक महिला का आधा जला हुआ शव पाया। केशव कुमार को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सुशील शर्मा वहां से फरार हो गया। कहते हैं ना कि क्राइम में हमेशा कोई ना कोई गलती हो जाती है। ये वही गलती थी। यहाँ पर हमें एक और अहम लीगल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। सुशील शर्मा पर हत्या का आरोप लगा, जबकि केशव कुमार पर सबूत को मिटाने और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का आरोप लगा। अब बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स और एविडेंस की, क्योंकि यह केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडियन लीगल सिस्टम में एक लैंडमार्क केस के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने कई अहम सबूत इकट्ठे किए इस केस से रिलेटेड। फॉरेंसिक एविडेंस के तहत
तंदूर से मिला नैना का आधा जला हुआ शव। इस शव से 2 गोली के निशान मिले, एक सिर में और एक गर्दन में। दूसरी रिपोर्ट थी बैलिस्टिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुशील शर्मा की लाइसेंसी रिवॉल्वर को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। जांच में यह साबित हुआ कि नैना के शरीर से मिली गोलियां और सुशील की रिवॉल्वर से निकली गोलियां एक ही थी। अगला सबूत है डीएनए एविडेंस। उस वक्त डीएनए टेस्टिंग उतनी आम नहीं थी जितनी कि आज है, लेकिन इस केस में इसका इस्तेमाल हुआ। नैना के पेरेंट्स ने डीएनए के शव का डीएनए मैच किया गया। नैना के पेरेंट्स का जो डीएनए था उसे नैना की डेड बॉडी के डीएनए से मैच किया गया, जिससे ये साबित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि वो जो डेड बॉडी है वो नैना की ही है। अगला मुद्दा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फ्लैट से खून के धब्बे और कार की डिक्की से भी खून के धब्बे मिले। केशव कुमार का बयान भी अहम था, जिसने पूरी कहानी बताई। अब हम बात करते हैं आईपीसी के कुछ सेक्शन के बारे में। सेक्शन 302 आईपीसी, मर्डर के लिए सुशील शर्मा को आरोपी बनाया गया। सेक्शन 201 आईपीसी, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, अपराध के लिए सबूत को गायब करने के लिए केशव कुमार को आरोपी बनाया गया। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के तहत सेक्शन 120 आईपीसी का भी आरोप लगा, क्योंकि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया अपराध था। और अब बात करते हैं कि इस केस में ट्रायल और जजमेंट का क्या प्रभाव हुआ इस केस पर। इस केस का ट्रायल काफी लंबा चला। मीडिया ने भी इसे काफी कवरेज दिया और इसे तंदूर मर्डर केस का नाम दिया गया। ट्रायल कोर्ट 2003 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना, क्योंकि जिस क्रूरता और बर्बरता से सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी वह बेहद ही शॉकिंग थी। केशव कुमार को 7 साल की रिगोरस कड़ी सजा इम्प्रिजनमेंट दी गई। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्रायल के फैसले को बरकरार रखा और सुशील शर्मा की मौत की सजा को सुनिश्चित कर दिया, कंफर्म कर दिया। उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मौत की सजा को आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। कोर्ट ने माना कि यह एक भावनात्मक आवेश में यानी कि इट्स अ केस ऑफ आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, भावनात्मक आवेश में आकर किया गया अपराध था और सुशील शर्मा एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं था। इसने ये अपराध अपने जीवन में पहली दफा किया था। यह जजमेंट की भी काफी चर्चा की गई, काफी चर्चित जजमेंट है ये। सुशील शर्मा ने 29 साल जेल में बिताए, 29 इयर्स, और फाइनली 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे प्री मैच्योर रिलीज का आदेश दिया, यानी कि सजा पूरी होने से पहले ही उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया, क्योंकि वह अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही काट चुका था। तो दोस्तों, यह था तंदूर मर्डर केस, एक ऐसा केस जो एक नेता के क्रूर चेहरे को सामने लाया, जिसने प्यार और विश्वास का गला घोट दिया। इस केस ने भारतीय न्यायपालिका में फॉरेंसिक साइंस, खासकर डीएनए एविडेंस के महत्व को भी स्थापित किया। ये केस हमें याद दिलाता है कि कानून की नजर में कोई भी, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई जज ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, बच नहीं सकता। तो कैसा लगा आपको आज का केस? जरूर बताएं। जय हिंद।